Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो भाई काफ़ी लोगों के डाउट रहते हैं कि कैसे हम नए क्वेश्चंस को अप्रोच करें, कैसे सॉल्व करें। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है पूरी की पूरी। अगर आपको डिफ़िकल्टी होती है नए क्वेश्चंस को अप्रोच करने में तो ये वीडियो आपके लिए ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। अब जो मैं जनरल चीज़ें पहले डिस्कस करने वाला हूँ वो सबके लिए ही सेम रहती हैं, ठीक है। वो सबके लिए ही सेम रहेंगी, चाहे वो फिजिकल हो चाहे ऑर्गेनिक हो। भाई क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है वो चीज़ तो नहीं बदल सकती ना हमारी, तो वो चीज़ हम पहले डिस्कस करेंगे। फिर यार क्या होता है कि मैं यहाँ पर कितना ही बता लूँ, जब तक आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे जब तक ये चीज़ें काम आने वाली नहीं है। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर तीन क्वेश्चंस लूँगा मैं यहाँ पर, वो MSQ भी लूँगा, वहाँ पर MCQ भी लूँगा और NAT भी लूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर नेट के लिए नहीं बता रहा। ये वीडियो जो है आपकी नेट, गेट और जैम तीनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। हमें क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो नेट में तो भाई MCQ आते हैं, तो सिर्फ MCQ लेता अगर मैं तो फिर वो तो नेट की बात हो जाती है। लेकिन MSQ और आपके NAT हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है ये चीज़ें भी हमें आनी चाहिए ना, इसलिए हमने एक क्वेश्चन तीनों का ही ले लिया है। तो नेट, गेट और जैम के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी इससे। क्लियर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई जनरल चीज़ों से, कि जनरल चीज़ें आपकी क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई क्वेश्चंस देखते हो तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या काम करना है आपको, उसको रीड करना है अच्छे से, रीड केयरफुली। भाई अगर आप क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हो ढंग से तो आप कैसे उसको समझ सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, केयरफुली रीड करना है। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें देखनी, सबसे पहले दो चीज़ें यहाँ पर देखनी कि क्या आपको गिवन है, ठीक है, सबसे पहले गिवन चीज़, और क्या आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए क्वेश्चन में, अदरवाइज क्वेश्चन को करने का कोई मतलब नहीं है अगर आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। वरना तो आप उसको छोड़ दो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो और आपको यही आइडिया नहीं लग रहा उसमें क्या पूछा हुआ और क्या गिवन है, तो फिर वो आपके काम का क्वेश्चन नहीं है, वो आप गलत ही करोगे। इससे अच्छा उसको छोड़ दो, ठीक है। तो गिवन और आस्क अगर आपको पता चल गया ना तो आपको उसके टॉपिक के बारे में ज़रूर पता चल जाएगा, है ना, कि वो किस टॉपिक से। तो भाई इतना आइडिया लग जाएगा कि वो चैप्टर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अब टॉपिक पता चल जाएगा और गिवन और आस्क से आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसका सब टॉपिक कौन सा है, सब टॉपिक। तो ये चीज़ें जैसे ही आपको पता चल जाएंगी ना वैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ा हुआ है। अगर आपको सब टॉपिक एक फॉर एग्जाम्पल पता चल गया तो आपको ये आइडिया लग जाएगा ना कि भाई मैंने क्या पढ़ा हुआ है, मैंने ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही आपको इस चीज़ का पता लगता है ना सब टॉपिक का, तो उससे रिलेटेड, है ना, रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं या जो भी चीज़ें आपने पढ़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फिजिकल की बात करूँ तो उससे रिलेटेड आपसे जो पूछा हुआ है जनरली फॉर्मूला बेस्ड होता है ना, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो उस चीज़ों का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, या तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में उसका कॉन्सेप्ट क्या है, अगर उससे रिलेटेड आपको सारी चीज़ें क्या करनी है, रिकॉल करनी है, ठीक है, रिकॉल। एक बार ये चीज़ आपने कर ली ना, फिर आप उसको पुट करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, बस। और कुछ नहीं होता है, नए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते हैं। देखो पहली बात तो नया क्वेश्चन क्या होता है कि बिल्कुल ही कुछ अलग दे दिया जो आपने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं न्यू क्वेश्चन है ये, जो हमें आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपने पढ़ाई की है, पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है, तो भाई बाहर से कैसे दे देंगे, वो सिलेबस में से दे देंगे। मतलब कि वो आप चीज़ आपने पढ़ी होती है, बस वो रिप्रेजेंट अलग तरीके से करते हैं, वो आपसे पूछते इस तरीके से हैं कि आप उसमें थोड़ा सा घूम जाओ, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी। सबसे पहले क्या करना है भाई, क्वेश्चन को अच्छी तरह से केयरफुली रीड करना है, क्या पूछा हुआ है, क्या आपको गिवन है, वो चीज़ पता होनी चाहिए। टॉपिक, सब टॉपिक उसका एक बार जान लोगे, फिर आपको पता चल जाएगा आपके क्वेश्चन मतलब का है कि नहीं, करना है कि नहीं, ठीक है। अब ये नहीं कि आपको नहीं आता, आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कुछ भी और फिर भी आप उसमें लगे पड़े हो, ठीक है, वो फिर टाइम वेस्ट करना होता है। आपको क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए। अगर मान लो लेट सपोज आपको ये चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं गिवन, आज क्या टॉपिक, सब टॉपिक के बारे में, तो आप उसको लीव कर दो, सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो गिवन है और जो पूछा हुआ है उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले या जो भी कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करना है और उसको अप्लाई करना है, बस सिंपल है, और कुछ नहीं करना। ये चीज़ें आपकी ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक सब में ही काम करेंगी। क्लियर। अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, देखो ये मत सोचना कि बिल्कुल ही नए होंगे क्वेश्चन, ठीक है, कई लोगों को ये क्वेश्चन आते भी होंगे, आई एग्री, उससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन बस इन क्वेश्चन को लेने का मतलब ये है कि आपको कैसे अप्रोच करना है वो सीख सको,
तो बस ये देखना कि हमें कैसे अप्रोच करना है, मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर रहा हूँ कि कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा मैं, ठीक है, वो चीज़ हमें यहाँ पर सीखनी है। मे बी क्वेश्चन देखो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, बस मैंने ये थोड़ा सा ना घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा हुआ, ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा हुआ कभी भी। हाँ देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डेल्टा H फॉर द M2 प्लस बॉन्ड C5H5 माइनस डिसोसिएशन ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो बॉन्ड दिया हुआ है आपको, इसका डिसोसिएशन का की बात कर रहा है वो, कि इसकी डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो कभी भी नेट या गेट की बात करूं मैं तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा उन्होंने पूछा हुआ है इसके बारे में, जैसे आपके सैंडविच कंपाउंड्स हैं, ठीक है, मेटेलोसीन्स हैं, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे हों, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, ठीक है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। तो आपको पता है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो आपस में रिलेटेड होती हैं, तो बस क्वेश्चन तो वहीं से आपको क्लियर हो गया है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखोगे तो डेल्टा एच पे ध्यान मत दो, डेल्टा एच बात की बात है, वो पूछा हुआ है आपसे। देखो गिवन क्या है, गिवन देखो यहाँ पर देखोगे तो ये आपको सैंडविच कंपाउंड गिवन है, मतलब कि ये मेटेलोसीन्स की बात कर रहा है ना। पहले तो भाई ऑर्गेनोमेटेली का क्वेश्चन है, इतना तो पता चल गया ना आपको, यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया, ये OMC का क्वेश्चन है ना। आपने OMC पढ़ी होगी, आपने उनमें मेटेलोसीन्स भी पढ़ी होंगी, है ना, मेटेलोसीन्स ये भी आपने उसमें पढ़ा होगा, तो आपको ये चीज़ श्योरिटी से आती होगी। तो बस आपको इतना पता चल गया, गिवन आपको देखो 3 कॉम्प्लेक्स गिवन है और आपसे डेल्टा H पूछ रहा है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है, मेटल और कार्बन जो CP रिंग से जुड़े हुए होते हैं मेटल, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहा है। लेकिन हमने देखो अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहा है, बट हमें यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, ठीक है, कैसे रहता है, इसके MOT डायग्राम से। तो आपको पता है जो इसका MOT बनता है, जहाँ पर मेटल के इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, वो किस तरह से बनता है भाई, इस तरह से होते हैं, 2 ऑर्बिटल ये वाले E2G जिनको बोलते हैं E2G सेट, फिर आपका एक यहाँ पर A1G और फिर यहाँ पर एक आपका क्या E1G, जिसमें स्लाइडली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, मतलब कि इसको एंटी बॉन्डिंग में हम बोलते हैं। इस तरह से इसका MOT होता है भाई, है ना। अब इसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड देखो भाई, आप सबसे पहले क्या देखोगे, फर्स्ट कंपाउंड। तो इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं जगह जहाँ पे। तो फर्स्ट कंपाउंड क्या भाई आपका Fe2+ है ना, Fe2+ CP रिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो Fe2+ होता है वो आपका क्या होता है, D6 सिस्टम होता है, मतलब आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन 5 ऑर्बिटल्स में फिल करने। क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, हमें पता है यहाँ पर ये जो Δ1 होता है और ये जो Δ2 होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, Δ1 जो होता है वो लेस देन होता है Δ2, ऑलमोस्ट सारे केस में Mn2+ को छोड़ के, है ना, इसका हमें आइडिया है। तो हमें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन भरने कैसे फिल करते हैं, इसमें 1 2 3 4, क्योंकि अब ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता यहाँ, क्योंकि ये गैप कम था इसलिए यहाँ पर ऊपर चला गया, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता क्योंकि ये गैप ज़्यादा रहता है Δ2 वाला, ठीक है। फिर यहाँ पर इस तरह से भरते हैं। अब ये क्या थे, E2G मतलब बॉन्डिंग वाले थे, और ये जो था एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इस तरह से ये बना दिया मैंने किसका, Fe2+ का। ऐसे ही आप CO2+ का भी बना सकते हो। नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड देख लो ना पीछे, नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड है वो आपका कौन सा है, कोबाल्ट का है। अब यहाँ पर 2 CP रिंग है और एक CP रिंग पे एक -1 चार्ज होता है, तो कोबाल्ट 2+ है यहाँ पर, ऐसे निकेल 2+ है यहाँ पर, ठीक है। तो कोबाल्ट 2+ जो है आपका, वो आपको कौन सिस्टम है यहाँ पर, वो D7 सिस्टम है, D7। तो D7 का अगर बनाओगे कैसे बना सकते हो, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह भर दिए। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन आपका और बच गया, तो भाई अब जहाँ पर तो जगह ही नहीं है ना, तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में जाना ही पड़ेगा। बात करें किसकी, Ni2+ की, निकेल 2+ की, इसकी बात करते हैं भाई। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, D8 सिस्टम होता है, D8। तो इसको भी फिल करेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, तो ये हो गया भाई E1G स्टार, E2G नहीं A1G, और ये होता है भाई E2G, है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही, ये E2G, ये A1G और ये आपका E1G स्टार, ठीक है, इस तरह से। अब आप ध्यान से देखोगे तो हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, एक चीज़ होती है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स,
डिवाइड बाय 2, है ना। तो जैसे जैसे क्या हो सकता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, और जितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होना अच्छी बात नहीं है ना भाई। एंटी बॉन्डिंग मतलब कि वहाँ पर बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर इसलिए वो बॉन्ड ऑर्डर को कम कर देता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखोगे तो Fe2+, कोबाल्ट 2+ और निकेल 2+, सबसे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 भी नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर होगा यहाँ पर वो भाई Fe2+ में सबसे ज़्यादा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन सबसे कम 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन भाई कोबाल्ट 2+ में, और देन भाई यहाँ पर क्या, निकेल 2+ में। क्लियर होगी बात इस तरह से। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आप नोटिस करोगे, बॉन्ड ऑर्डर का तो ये आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछा हुआ है, हमसे उन्होंने यहाँ पर पूछा हुआ है क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में रिलेशन पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, और बॉन्ड ऑर्डर जितना कम बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पे हमें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये काम है कि यही इसका ही डेल्टा एच हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही इंथैल्पी भी ज़्यादा होगी, है ना। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में जो था वो सबसे ज़्यादा डेल्टा एच आएगा, फर्स्ट वाले में सबसे ज़्यादा, देन आपका सेकेंड और देन आपका थर्ड। क्लियर हो गया। तो कहाँ ऐसा है, ऑप्शन कहाँ दे रखा है भाई, ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, तो आप डी को मार्क कर दोगे। तो ये क्वेश्चन जो था वो MCQ था, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली इस क्वेश्चन को बस एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है, ठीक है। नया है पुराना है वो पता नहीं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे लिया। मेरे हिसाब से तो कभी भी डेल्टा एच नहीं पूछा हुआ है, ठीक है, इसलिए ले लिया। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट सेम रखेंगे, वो घुमा फिरा कुछ और चीज़ उसमें ऐड ऑन कर देते हैं, बस और कुछ नहीं होता नए क्वेश्चन में। क्लियर बात। तो यहाँ पर ये ऑर्डर आएगा, ये MCQ था। मे बी अब देखो, हाँ, जैम के सिलेबस में मे बी ये चीज़ें नहीं होती हैं, जैम के सिलेबस में आपका OMC में शायद मेटालोसिन्स वगैरह नहीं होती हैं, लेकिन बस यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जैम में भी कुछ और क्वेश्चन आ सकता है। बस अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन को रीड किया, फिर मैंने देखा मेरे से पूछा हुआ यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्लियर हो गया मेरे को। उसके बाद उन्होंने गिवन क्या दे रखे, मेरे को कॉम्प्लेक्स गिवन दे रखे मेटालोसिन्स। अब मैंने मेटालोसिन्स पढ़ी हुई थी तो मुझे आइडिया है वहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, उनके MUT का आइडिया था। तो वहाँ पर मुझे एक रिलेशन मिल गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर में, क्योंकि मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकता था, बॉन्ड लेंथ निकाल सकता था, तो मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी निकाल सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये क्वेश्चन आता है तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपको अप्रोच करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है वो आपका MSQ है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका MSQ है। देखोगे ना यहाँ पर, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। द फॉर्मेशन CdBr4 2 नेगेटिव फ्रॉम CdH2O6 2+, मतलब एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक आपको कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और बोल रहा है कि ये 4 स्टेप में बनेगा। जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर 4 आपके लिगेंड आ रहे हैं तो 4 स्टेप में ये बन जाएगा। द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट भी गिवन है मुझे, K1 K2 K3 एंड K4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन एंड रिलेशंस। अब यही समझ में आ जाना चाहिए कि ये MSQ क्वेश्चन है। पहली बात, गेट और जैम में तो पता चल जाता है, वहाँ पर लिखा होता है ये MSQ है MCQ है ना, क्लियर। लेकिन लेट सपोज आपकी नज़र ना पड़े, आपको कैसे पता चलेगा। तो हमेशा जनरली क्या होता है, MSQ क्वेश्चंस में वो ऐसे ही पूछते हैं, रिलेशन और रिलेशंस, मतलब मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो सकता है आपका, इस वजह से ऐसे एस बना के दे देते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। इज आर एब्सोल्युटली करेक्ट, अब बोल रहा है एब्सोल्युटली करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन में कौन सा रिलेशन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है, हमें वही वाले चुनने। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर टॉपिक क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन है ये, है ना, देख सकते हो ना, कॉम्प्लेक्स दिए हुए मतलब ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पर स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट गिवन है आपको, मतलब कि ये कोऑर्डिनेशन में हमसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। वहीं तो हम पढ़ते हैं ना इसी चीज़ें, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ये सब चीज़ें हम क्या पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स की सोल्यूशन में, उसमें पढ़ते हैं। तो वहाँ से आपको टॉपिक रिकॉल हो गया, सब टॉपिक रिकॉल हो गया, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बस स्टार्ट कर दो भाई करना, ठीक है। जैसे मुझे पता है मैं आप करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले ये बना कैसे होगा वही देख लेते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, कैडमियम H2O होल 6 2 पॉजिटिव, है ना, प्लस यहाँ पर आया होगा Br-, तो यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल आपका निकला होगा,
और आपको मिला होगा ये, है ना, ये आपका लेट सपोज K1 है। वैसे ये रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल। तो यहाँ पर कैडमियम H2O होल 5 और Br आ गया होगा। क्लियर, यहाँ पर इस तरह से हो गया होगा। +2 था, अब यहाँ पर सिर्फ +1 रह गया होगा। अब क्या हो गया यहाँ पर, इस वाले कॉम्प्लेक्स से, यहीं पे बनाते हैं, इस वाले कॉम्प्लेक्स से नेक्स्ट अगर आपने Br डाला, ठीक है, नेक्स्ट आपने Br डाला तो अगेन क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल और रिप्लेस हो जाएगा। अब मिल क्या जाएगा, वो कैडमियम H2O और यहाँ पर 4 रह जाएंगे और Br2 आ जाएगा। क्लियर हो गया इस तरह से। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये क्या था आपका, K2 था। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई आपका, यहाँ पर K3 वाला होगा, है ना, K3। उसमें क्या होगा, एक और Br माइनस आ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा आपका एक वाटर मॉलिक्यूल और। अब हो गए भाई Br3। अब एक ही स्टेप बचा है और आपको सिर्फ एक Br लाना है और सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल हटाने, तो वो हट जाएंगे। ठीक है, क्या होगा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स था मेरा यहाँ पर, ये वाला कैडमियम H2O और यहाँ पर होल थ्राइस Br3, यही था कि नहीं था, यहाँ पर नेगेटिव डाल लो। ठीक है, कैडमियम जो था वो +2 में ही रहेगा। एक और Br माइनस डाला मैंने। अगेन ये कौन सा स्टेप था भाई, K4 हो गया, है ना, 4th स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ पर, कैडमियम Br4 2 नेगेटिव और यहाँ पर आपके इस वाले स्टेप में देखोगे 3 H2O निकल जाएंगे। अभी तक देखो क्या हो रहा था, पिछले स्टेप्स में देखो, पिछले स्टेप्स में क्या हो रहा था भाई, हर स्टेप में आपका एक वाटर मॉलिक्यूल ही निकल रहा था, H2O, यहाँ पर भी +H2O और यहाँ पर भी +H2O। ठीक है, आप थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एंट्रोपी की बात आती है भाई, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे जनरली एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट में जितने मॉलिक्यूल है माइनस कर दो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो अभी तक अगर इन 3 स्टेप में देखोगे तो भाई क्या होता है, सब में क्या है, सेम चीज़ें ही, मतलब आपका एक ही वाटर मॉलिक्यूल, एक ही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल रहा है। तो मतलब कि इन स्टेप्स में एंट्रोपी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जो 4th स्टेप देखोगे आप तो वहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, मतलब कि जो 4th स्टेप है वहाँ पर एंट्रोपी ΔS जो है वो काफ़ी ज़्यादा, और ΔS ज़्यादा होता है वो आपका प्रोसेस जो होता है वो फेवरेबल होता है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि K4 जो है वो बड़ा है। लेकिन देखो क्या एक चीज़ ये भी रहती है, जब भी हम स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट की बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ये रूल जो होता है वो हमेशा फॉलो होता है। ठीक है, कि Kn जो है वो हमेशा बड़ा होगा Kn+1 से, है ना, ऐसा चलता है जनरली। क्या होता है, ऐसा चलता है। ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पर K1 जो होता है जनरली K1 K2 से बड़ा होता है, K2 K3 से बड़ा होता है और K3 K4 से बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है कॉमन, लेकिन जब तक कि कोई आपका अदर फैक्टर इंक्लूड ना हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला था केस जिसमें एंट्रोपी एक स्टेप में बढ़ रही है ना, बाकी सब में सेम थी, एक स्टेप में एंट्रोपी बढ़ रही, तो वहाँ पर चेंज हो जाता है ये ऑर्डर। ठीक है, एक और होता है कि आपका स्पिन स्टेट चेंज हो जाए, हाई स्पिन से लो स्पिन बन जाए कॉम्प्लेक्स, है ना, तब ये चीज़ हो जाती है। तो ये फैक्टर्स आपको इसमें आप पढ़ते हो। ठीक है, इस टॉपिक में आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया होगा इसका। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर ये रिलेशन देखो K1 K2 K3 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई थी हमें, तब तक तो ये रिलेशन होल्ड करेगा ही करेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि जो K1 है, इसको दिखाते हैं इससे, जो K1 है वो K2 से तो बड़ा है और K2 जो है वो K3 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी का कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा था, सब में एंट्रोपी सेम आपकी बढ़ घट रही थी, मतलब सेम था इफेक्ट उसका। लेकिन लास्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर K4 जो था वो आपका ज़्यादा फेवरेबल है। ठीक है, यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल निकले, ΔS ज़्यादा हुआ, तो ये वाला स्टेप जो था प्रीवियस स्टेप से ज़्यादा फेवरेबल था, प्रीवियस स्टेप से। बाकी अदर स्टेप्स को आप नहीं बोल सकते कि उससे ज़्यादा फेवरेबल था नहीं था, जब तक आपको वैल्यू गिवन ना हो। ये चीज़ भी ध्यान में रखना। तो यहाँ पर हमें ये पता है कि जो आपका K4 है वो K3 से बड़ा होगा, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं श्योर, एब्सोल्युटली इसलिए बोला हुआ है इस क्वेश्चन में, आप देखोगे सही से पढ़ोगे तो यहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म का इसीलिए यूज़ किया हुआ है। किसको आप श्योरिटी के साथ कह सकते हो, तो हम ये बोल सकते हैं जो K4 है वो K3 से बड़ा ही बड़ा है बड़ा, ये तो है भाई एब्सोल्युटली। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो इसको मार्क कर सकते हो। हमें ये भी पता है कि जो K1 है वो K2 से बड़ा होगा हमेशा, ये तो चीज़ रही, क्योंकि वहाँ पर कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा, कोई फैक्टर अफेक्ट कर ही नहीं रहा यहाँ पर, ना एंट्रोपी वाला फैक्टर ना स्पिन स्टेट वाला। ये भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स था, ये भी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर भी वो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और सेकंड वाले में भी एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। ठीक है, तो कोई अदर फैक्टर यहाँ पर आपका रोल प्ले नहीं कर रहा, इसलिए ये वाला भी आपका ट्रू रहेगा।
और आप देख सकते हो K2 भी K3 से बड़ा था, ठीक है। लेकिन लास्ट वाला देखो, ये बोल रहा है K4 K2, तो क्या आप एब्सोल्युटली बोल सकते हो कि K4 K2 से बड़ा है? नहीं बोल सकते। जब तक आपको वैल्यू ना दी हुई हो आप नहीं बोल सकते हो, है ना। हमें ये तो पता है कि K4 आपका K3 से बड़ा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि K4 K2 से भी बड़ा है, ये हमें नहीं पता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एब्सोल्युटली नहीं कह सकते, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को सही नहीं मान सकते, ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो A, B एंड C आपके 3 आंसर हो जाएंगे। इस तरह का भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा हुआ है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जनरली ऑर्डर वगैरह पूछते हैं, लेकिन इस तरह का जैसे MSQ आपसे कभी नहीं पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इस तरह क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है, कि आपको नया लगे। देखो अप्रोच वही है, मैंने अच्छे से क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन रीड किया अच्छे से, ठीक है, फिर मैंने देखा भाई टॉपिक क्या था, सब टॉपिक क्या था, है ना, मैंने ये चीज़ पढ़ी हुई थी, मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो मुझे आंसर मिल गया फाइनली। बस आपको भी यही करना है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट चलते हैं भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ये आप मैंने NAT लिया हुआ, ठीक है। तो NAT भाई गेट और आपकी किस में पूछी जाती है? जय में पूछी जाती है। नेट वाले बच्चे मत सोचना कि आपके लिए क्वेश्चन नहीं है भाई, नेट में भी तो पूछ सकते हैं, आप कैलकुलेटर प्रोवाइड करने लग गए, मे बी ये क्वेश्चन वो ऑप्शन दे के आपसे पूछ लें, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि NAT है तो नेट वालों के काम का नहीं भाई, यहाँ पर मैं ये सिखा रहा हूँ बस आपको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है वो तीनों के लिए, नेट गेट जैम कोई भी हो आपका, तीनों के लिए ही इक्वल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी है आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। सही हम वही काम करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ गैस फेज HBr मॉलिक्यूल इज 0.827 d। d क्या होता है भाई? dy होता है, यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की। क्लियर? डिटरमाइन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस डायटोमिक इफ द बॉन्ड डिस्टेंस इज 141.5 पिकोमीटर। ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है? डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, आपको चार्ज निकालना है ना। सिंपल, आप ये वाला फॉर्मूला पढ़ते ही हो, म्यू इज इक्वल टू, है ना, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू एल। अब आप बोलोगे क्यू निकालना है मुझे, म्यू डिवाइड बाय एल कर देंगे हम, है ना, और क्यू निकाल लेंगे। पर जब इस तरह से आप क्यू निकालोगे ना, तो आप किस में निकालोगे? देखो यूनिट देखो, आप बोलते हो ना क्यू जो होता है चार्ज, तो मतलब इसकी यूनिट कूलम होगी, और एल आपका क्या है? क्या है आपका एल? आपका डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मीटर में होगा, तो कूलम मीटर ही होती है डाइपोल मोमेंट की यूनिट, अगर एसआई की बात करूँ मैं। और जो नॉन एसआई यूनिट होती है वो डी बाई होती है। डी बाई देख लो, यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है कूलम मीटर के साथ, ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे अभी। तो आप बोलोगे कि हाँ ये आंसर जो है कूलम में आ जाएगा। तो भाई सबसे पहली चीज़ देखो, यहाँ पर कभी भी आपसे अगर यूनिट में आंसर मांगा हुआ होता है ना, तो वो यहाँ पर यूनिट मेंशन करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आपसे बोलता ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन कूलम, तो वो यहाँ पर आपको कूलम में बताना था, तब आप इस तरह से कर सकते थे। लेकिन ध्यान रखना, मॉलिक्यूल की बात हो रहा है, तो मॉलिक्यूल में सबसे पहले देखो चार्ज कैसे डेवलप होते हैं, HBr, ठीक है। इस तरह से आपको पता है यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, क्योंकि Br जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज़्यादा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यही चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वही निकालना है। लेकिन भाई ये जो चार्ज है किस टर्म में आ रहा है? ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की टर्म में आ रहा है, ये ध्यान में रखना। मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो जो भी चार्ज आ रहा है, जो फ्रैक्शन ऑफ चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, वो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ रहा है। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला ये नहीं लगा सकते आप, ठीक है। आप क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पर? ध्यान से देखना, ये QE से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जो हम चार्ज लिखते हैं डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, ये इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही आते हैं। मान लो एक इलेक्ट्रॉन था, उसमें से 0.3 एक के पास है और 0.7 एक के पास है, तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आपका फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये Q रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, QE जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और L आपका जो है वो क्या है? बॉन्ड डिस्टेंस। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ना कि सिंपल वाला, ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर आपको अब निकालना है, अब जो निकालना है वो Q ही निकालना है आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखो Q निकालना है मुझे, तो Q जो होगा वो म्यू डिवाइड बाय E इंटू एल आएगा। अब देखोगे ना, इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी, इस Q की कोई यूनिट नहीं आएगी। म्यू जो है वो कूलम मीटर में होगा, और E जो है वो कूलम में ही आता है जनरली, जो उसका चार्ज होता है, मैं इसकी वैल्यू की बात करूँगा। और L जो है आपका वो क्या होता है भाई? दिया हुआ है मीटर में, तो यहाँ पे देखोगे कैंसिल हो जाएगा सारा यूनिट, तो आपका ये क्या आएगा? यूनिट लेस आएगा। और आपसे आंसर में भी देखो कुछ नहीं दिया हुआ यूनिट में, ठीक है। तो आपको जो आंसर देना है वो यूनिट लेस क्वांटिटी में ही देना है। क्लियर बात? चलो देखते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं भाई, वैल्यूज पुट करते हैं फटाफट। तो यहाँ पर Q निकालना था, म्यू दिया हुआ है मुझे कितना? 0.827। अब इसको मुझे DY में दे रखा था, इसको कूलम मीटर में चेंज करना पड़ेगा, जो कि दे रखा 3.336, ये दिया हुआ है ना, देख लेते हैं एक बार। तो वैल्यूज को भी ध्यान से देखना है, क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो NAT में ध्यान रखना है, वैल्यूज क्या क्या दी हुई है उसको सबसे पहले लिख लेना है,
कि क्या मुझे दिया हुआ है, क्या Q दिया हुआ है, L दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है और मुझे निकालना क्या है। NET में तो बस यही होता है और फॉर्मूला रिकॉल कर लो, पुट करो और आंसर निकाल लो, सिंपल। चलो ठीक है, तो यहाँ पर 3.336 इंटू 10 टू दी पावर हो गया ये -30 है ना, ये हो गया किलोमीटर में। चलो यूनिट तो हमने कैंसिल करी दी थी ना, तो हम नहीं लिखेंगे अब। डिवाइड बाय भाई क्या हुआ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वो कितना होता है 1.66 समथिंग है ना, 1.66 समथिंग इंटू 10 टू द पावर -19 है ना, और इंटू क्या हो गया आपका L कितना 141.5 पिकोमीटर। पिकोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, 10 टू द पावर -12 मीटर में, ठीक है। ये कुलम में था, कुलम मीटर, ये भी कुलम मीटर, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया सब। तो जो भी आएगी वैल्यू वो आपकी क्या आएगी, मतलब बेसिकली यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी। तो जो ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 2.76 समथिंग आएगा 10 टू द पावर -30 डिवाइड बाय इनको 1.66 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 141.5 इंटू 10 टू द पावर -12। तो जब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेटर तो होता ही है आपके पास, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 0.12 आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये रहा, तो Q जो आएगा वो मैग्नीट्यूड जो आएगा 0.12 आएगा। तो भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया आपको, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर HBr था, तो मतलब कि +0.12 जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसके ऊपर है और -0.12 जो चार्ज है इसके ऊपर है, तभी तो डाइपोल क्रिएट हुआ ना। ये डाइपोल का मतलब होता है सेम चार्ज विद अपोजिट साइन दो स्पीशीज पे, ठीक है, ये होता है डाइपोल का मतलब। तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा वो आप पॉजिटिव नेगेटिव डालोगे, क्योंकि उसने यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात की है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोला है ना उसने, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0.12 है आपका आंसर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कितने डेसिमल में पूछा हुआ है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस पूछा हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर 0.12 ही पुट करेंगे और कुछ पुट नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। क्योंकि अगर पावर में आंसर आता आपका तो पावर यहाँ पर गिवन होती कि इस पावर में आंसर देना है आपको, ठीक है, या तो उसको आप सिंपल उसमें कन्वर्ट कर लो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके ये आंसर निकाला है 0.12। और डेसिमल प्लेस के जो नंबर थे मैं इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि अप टू 2 डेसिमल बोला है, तो बस डेसिमल के बाद 2 नंबर है मेरे पास, तो मैं बस इसी में राउंड ऑफ करके आपका आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या था, थर्ड क्वेश्चन था। इस तरह से आपको अप्रोच करनी है क्वेश्चन की। माइंड में ये रखना है भाई, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो, टॉपिक सब टॉपिक अगर आपको आता है तो भाई स्टार्ट करो, वरना छोड़ दो उस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ो, नया क्वेश्चन करो, टाइम वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। नए क्वेश्चन का मतलब है ज़्यादा काफ़ी जो आपके नए कॉन्सेप्ट, मतलब नए कॉन्सेप्ट तो नहीं, कॉन्सेप्ट सेम, लेकिन नई तरीके से जो क्वेश्चंस पूछे हो उन पे ज़्यादा फोकस करो, डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, उससे से आपको हेल्प मिलेगी नए क्वेश्चन करने की, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, बुक्स वगैरह जो आपके रेफरेंस बुक्स वगैरह उनसे अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहीं से डिज़ाइन होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस। तो अगर वो आप कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, जितने ज़्यादा करते जाओगे उतनी ज़्यादा अप्रोच आपकी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर बस मैंने एक तरीका आपको बता दिया कि कैसे अप्रोच करना है, तो बस ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपको। अगर आपने अच्छे से पूरी वीडियो देखी है तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।